मेरा देवर, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह मासूम लगता था, लेकिन मेरे पति को उससे अजीब सी खार थी। आज भी जब मैं सुबह उठी, बल्कि अभी मेरी आंख ही खुली थी कि मुझे बाहर अजीब सा शोर सुनाई दिया। अक्सर मैं अपने पति से पहले ही उठ जाया करती थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे वो पहले उठकर बाहर चले गए। मुझे हैरत भी हुई। मैंने जाकर उनसे पूछना चाहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, बाहर का शोर अंदर आने लगा। मैं जल्दी से उठी, चादर ली और बाहर आकर देखा तो एक अजीब मंजर मेरी आंखों के सामने था। मेरा पति अपने छोटे भाई को गिरेबान से पकड़कर घसीट रहा था और उसे खूब सुना रहा था। नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझे बच्चा समझा था और तूने वो हरकत की कि अब मुझे अपना भाई कहते हुए भी तुझे शर्म आती है। तूने कितनी बड़ी बेइज्जती की है, मैं सोच भी नहीं सकता था। माँ, आपने इसकी ये परवरिश की है। इसकी उम्र देखें और हरकतें देखें। हे भगवान, मुझे कैसा खानदान दे दिया। मेरे पति की ये बातें सुनकर मैं डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इससे पहले अपने छोटे भाई से हमेशा बड़ी प्यार मोहब्बत से बात की थी और ऐसा ही प्यार मोहब्बत हमेशा जताया करते थे। मुझे भी कहते कि तुम इसको अपनी औलाद समझा करो, देवर समझकर इसे कभी नजरअंदाज मत करना। मैं भी अपने पति की इस बात पर अमल करती, अपने छोटे देवर को अपने बच्चों जैसा समझती थी। लेकिन आज तो हद ही हो गई। मैं उसे छुड़ाने लगी तो मेरे पति ने मुझे भी पीछे घसीट दिया और बोले, खबरदार, कोई भी इसको छुड़ाने के लिए आगे नहीं आएगा। आज इसने जो बात की है, जो हरकत इसने की है, मैं इसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। अभी पुलिस को कॉल करता हूं। मैं तो समझी थी कि मेरा पति अपने छोटे भाई को डराने के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सचमुच पुलिस को कॉल करने लगे। अपने छोटे भाई की सारी बातें बताई और फिर थोड़ी ही देर के बाद पुलिस हमारे घर के बाहर खड़ी थी। मैं तो हैरान हो गई कि एक इतना बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पुलिस के हवाले कैसे कर सकता है, वो भी मामूली सी बात पर। मैंने अपने पति को एहसास दिलाना चाहा तो बोले, तुम्हें नहीं पता कि इसने किया क्या है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी इज्जत पर हमला नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, पर इसने, इतना कहकर वो चुप हो गए थे। जबकि मैं भी सोचने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर ये भी ख्याल आया कि अगर उसने कुछ न किया होता तो मेरा पति खामखा उसे थाने में क्यों भेजता। इसके अंदर कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैंने खामोशी धारण कर ली। मेरी सास भी बस रोती तड़पती ही रह गई कि मेरे 12 साल के लाल को तुम आखिर थाने में क्यों भेज रहे हो, ऐसा उसने क्या जुर्म कर लिया। लेकिन मेरे पति ने कोई बात नहीं सुनी। पुलिस की गाड़ी में उसे बैठाकर थाने ले गए, जबकि उनकी मां लगातार रो रही थी। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। मैं अपनी सास को तसल्ली देने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी, खबरदार, जो तूने मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश की तो ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू इस घर में होती ही ना तो मेरा बेटा कभी भी आज थाने में ना जाता। अरे इसकी उम्र ही क्या है, खेलने की उम्र है, और वो थाने पहुंच गया। मैं कभी भी अपने बड़े बेटे को माफ नहीं करूंगी और ना ही तुझे माफ करूंगी। मैंने उनको चाय बनाकर देने की कोशिश की तो कहने लगी, तू है ही मनहूस औरत। तेरे जैसी मनहूस औरतों की वजह से 2 भाई आपस में लड़ते हैं। भगवान जाने तूने और क्या क्या दिखाना है इस घर को। मैं अपने पति की बातों की वजह से पहले ही परेशान थी। अब अपनी सास की बातें सुनी तो मेरा दिल दुखी हो गया था। लेकिन मेरे पति को भी मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो भी मुझे बैठे खूंखार नजरों से देख रहे थे। अरे तुझे तो अपनी इज्जत की हिफाजत करनी नहीं आती, तू क्या इस घर को चलाएगी। अब ज्यादा बातें मत करो और जा अपने कमरे में जाकर बैठ जा। अपने पति का रवैया देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर मैंने उनसे और कोई बात नहीं की। सास और नंदों का रवैया देखकर मेरे दिल में हौल उठने लगी थी। वो तो मुझे बद्दुआएं देने लगी। मेरी सास कहने लगी कि भगवान तुझे भी औलाद देगा। अगर उसे कोई इस तरह उठाकर इतनी सी उम्र में जेल डाल दे तो तू क्या करेगी। अपनी सास की दिल दुखा देने वाली बातें सुनकर मैंने सोच लिया कि मैं अपने देवर के लिए कुछ न कुछ करूंगी। अब पति उसे जेल में बंद करवा चुका था, मेरी ही जिम्मेदारी बनती थी कि मैं कुछ न कुछ करूं। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी और कहा कि मैं आपके बेटे को जेल से वापस लेकर आऊंगी। अगर वो मेरी वजह से गया है तो मैं उसे कभी भी सलाखों के पीछे नहीं रहने दूंगी। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पति ने उसे जेल भिजवाया क्यों है। मेरी बातें शुक्र है कि मेरे पति ने नहीं सुनी थी, वरना वो मुझे इस बात पर भी सजा देते और कहते कि तुम कौन होती हो मेरे फैसलों में दखलंदाजी करने वाली। जब मैंने उसे जेल भिजवा दिया है तो तुम उसे वापस लाने की और हमदर्दियां करने की कोशिश क्यों कर रही हो। मेरी खामोशी को मेरे पति ने समझ लिया था,
लेकिन वो बोले नहीं। शायद अब उन्हें भी अपने छोटे भाई पर रहम आ रहा था, जिसे उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। शाम से पहले मैं अपनी माँ के घर चली गई थी। माँ के घर जाकर मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया तो वो भी सोच में पड़ गई। कहने लगी कि बेटी, तुम्हारा पति पागल तो नहीं है जो अपने छोटे भाई को इस तरह जेल में बंद करवाएगा। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जो कि शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाती हो, इसलिए उसने बेशर्मी दिखाते हुए तुम्हारे छोटे देवर को जेल में बंद करवा दिया। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। सास और नंदों का रवैया बुरा हो तो इंसान का दिल कटकर रह जाता है। मैं आज ही अपने भाई से बात करती हूँ, तुम अपने पति को कुछ मत बताना। मेरा भाई जाएगा, जाकर थाने वालों से बात करेगा, उसे जमानत पर रिहा करवा कर ले आएगा। वैसे तो 12 साल के बच्चे को जेल में बंद किया ही नहीं जा सकता। कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, तब जाकर इंसान किसी जुर्म की सजा पा सकता है। उससे छोटे बच्चे क्या जुर्म कर सकते हैं भला। मैं अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेरा हौसला अब बढ़ चुका था। मैंने सोचा कि मैं जाकर अपनी सास को एक खुशखबरी सुनाऊंगी ताकि उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। शाम को मामा जी अपनी गाड़ी में बैठे मुझे भी साथ लेकर ही थाने गए। मैं बाहर गाड़ी में बैठी रही, वो अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने थाने वालों से खूब बहस की। मेरे मामा जी का बहुत ओहदा था, मगर न जाने क्यों पुलिस स्टेशन वाले यही कह रहे थे कि हम इस बच्चे को वक्त से पहले थाने से नहीं रिहा कर सकते, क्योंकि इसके अपने ही भाई ने इसे यहाँ बंद करने का कहा है। मेरे मामा जी जैसे तैसे करके मेरे देवर को वहां से छुड़ा लाए थे। मेरा देवर एक ही दिन में कमलाकर रह गया था। उसकी आंखों के नीचे हल्के से पड़ गए थे। उसे देखकर मुझे तरस आने लगा। वो गाड़ी में बैठा, मैंने उसे दिलासा दिया। वो बच्चों की तरह हमारे गले लगकर रोने लगा। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था, अपने पति पर गुस्सा भी कि एक छोटे से बच्चे को थाने भिजवा दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। वो मेरी बात सुनकर और भी रोने लगा। बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे। 12 साल का देवर बार बार मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। मैंने इसे माफ कर दिया। हालांकि मुझे उसका जुर्म पता नहीं था। मैंने खामोशी तो धारण कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा था कि अपने पति को घर जाकर जरूर इस बारे में शिकवा करूंगी कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया और खामखा मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। आधे घंटे में मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। मेरे पति ने घर का दरवाजा खोला। मेरे देवर को हमारे साथ देखकर वो फिर आग बबूला हो गया। तुम इस नीच को क्यों घर लेकर आई हो? तुम्हें बहुत हमदर्दी है इससे। अरे तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैंने जो तुम्हें कहा था, तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए था। इतने में मामा जी भी गाड़ी से उतरकर नीचे आ गए। क्या हुआ है? क्यों तुम इस छोटे बच्चे पर गुस्सा निकाल रहे हो? तुम जानते नहीं कि ये कितना मासूम सा बच्चा है। हम इसे थाने से ले आए हैं। इस तरह बच्चे बिगड़ जाते हैं। दोबारा तुम इससे ऐसी कोई बात नहीं करना। कोई बंदा इससे गुस्से से बात ना करे। छोटे बच्चों को समझाने का एक तरीका होता है और मैं उसी तरीके का पाबंद हूँ। बेटा, आइंदा से इसके साथ सख्ती नहीं करनी। मेरे मामा जी ने मेरे पति से ये बात कह तो दी थी, लेकिन मेरे पति का गुस्सा तो जैसे आसमान पर था। वो बहुत ज्यादा आग बबूला थे और कहने लगे कि मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी, सिर्फ तुम्हारे मामा जी की उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं इस नालायक को अपने घर में भी नहीं आने देता। मुझे अपने पति की बातें सुनकर अब वाकई में कुछ गलत लगने लगा था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे देवर से घर में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। हालांकि उसकी माँ, जो कि उसके थाने जाने पर बहुत ज्यादा उधम मचा रही थी, अभी उन्हें अपने बेटे के आने की खुशी भी थी, मगर उन्होंने अपने बेटे को ना ही पहले की तरह लाड़ प्यार किया, न उससे कोई बातचीत की। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने जाकर अपनी सास से पूछा कि आप लोग छोटे दिनेश से बात क्यों नहीं कर रहे? मेरी सास कहने लगी कि हम हर चीज किसी ठोस कारण के तहत ही करते हैं। फिलहाल तुम भी उससे कोई बात ना करना। ऐसा ना हो कि तुम बात करो और फिर और बात बिगड़ जाए। मुझे अपनी सास की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं दिनेश से पहले की तरह लाड़ प्यार करूंगी। उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उससे नफरत करती हूँ या मुझे उस पर भरोसा नहीं है। खैर से मैं तो चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी जो मैं अपने देवर दिनेश से करना चाहती थी। शाम को सब लोग चाय पीने लगे। मैं दिनेश के कमरे में गई। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठा हुआ था। बाकी सब लोग बाहर हंस बोल रहे थे। मुझे उनका ये रवैया अपने छोटे देवर के साथ अच्छा नहीं लगा। मैं उसके कमरे में चली गई। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, देखा तो वो अपना सर घुटनों में दिए रो रहा था। मुझे उसके रोने पर बहुत ज्यादा तरस आया। मैंने उसके सर को ऊपर किया तो देखा कि उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मुझे उस पर बेइंतहा तरस आया। क्या हुआ है दिनेश? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? बस भाभी, आप भी मुझसे नफरत करेंगी।
मैं उसकी ये बातें सुनकर हैरान रह गई। 12 साल की उम्र में वो इतनी बड़ी बातें कर रहा था जितनी हम लोग 30-40 साल की उम्र में भी सीख नहीं पाते। उसके चेहरे से छलकते आंसू इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि जरूर उसे कोई दुख पहुंचा है, लेकिन वो बता नहीं रहा था। मैंने कहा, चलो तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि मैंने देख रखा था उसके कमरे में बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ था। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि मेरे घर वालों ने उसे अलग कमरा क्यों दे रखा है। आखिर एक छोटे बच्चे का अलग कमरे में रहने का क्या मतलब बनता है। यही सोचकर मैं उसके कमरे की सफाई करने लगी, लेकिन वो एकदम हक्का बक्का रह गया। बोला कि नहीं भाभी, आप रहने दे, सफाई मैं खुद कर लूंगा। मैंने कहा कि सफाई तो तुम्हें इस कमरे की मैं ही करके दूंगी। आइंदा से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझा करो। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। नहीं, आप मेरे कमरे से चली जाएं। इतना कहकर वो अलमारी के आगे खड़ा हो गया। मैं परेशान हो गई कि अलमारी के आगे क्यों खड़ा है। उसने अपने दोनों हाथ अलमारी पर इस तरह बिछा लिए कि मैं अलमारी का दरवाजा ना खोल सकूं। आपने इसे नहीं खोलना, मैं इसकी सफाई खुद कर लूंगा। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं कौन सा तुम्हारी चीजें चोरी कर लूंगी। मैंने उसे बच्चा समझकर प्यार से वहां से हटाना चाहा, लेकिन उसने मजबूती से अलमारी के दोनों पट पकड़ लिए और बोला, नहीं भाभी, आप ये दरवाजा मत खोले, मैं खुद सफाई कर लूंगा। उसके अंदाज से मुझे बहुत शक हुआ था। मैंने सोचा कि इसकी गैर मौजूदगी में कमरे का ये दरवाजा खोलकर जरूर देखूंगी कि इसमें आखिर है क्या, लेकिन इसका मौका ही ना आता। मैं शाम के वक्त जब अपने कमरे से बाहर आई, मैंने तो सोचा था कि मैं कमरे को अंदर से खोलकर देखूंगी कि आखिर इसमें है क्या, लेकिन जैसे ही आकर मैंने दरवाजे को देखा, ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। कमरे का बाहर से ताला लगा हुआ था। ये बात मुझे हैरान कर गई। मैंने अपनी सास से पूछा कि दिनेश ने अपने कमरे को ताला क्यों लगा रखा है। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, इसे अलग कमरा देने का क्या मतलब बनता है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, अरे इसलिए तो तुम्हारा पति उसे मारता पीटता है, इसकी हरकतें ही ऐसी है। मैं भी कितनी बार समझा चुकी हूँ कि इसे अलग कमरे में नहीं रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इतना शोर करता है कि हमें इसे अलग कमरा देना ही पड़ा। बस इसकी सफाई कर दिया करो, बेचारे को कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। उसके कमरे में इतना सख्त गंद होता है, मेरा भी जी चाहता है कि इसे अलग कमरे में जगह दूं, लेकिन ये बहुत जिद्दी बच्चा है, हमारी बात नहीं सुनता। मेरे बेटे यही कहते हैं कि आपने इसे लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, मगर कसम ले लो बेटी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आज रात को 12 बजे तुम उसके कमरे में आना और खुद ही देख लेना कि क्या तमाशा होता है। मैं हैरान थी कि एक 12 साल के बच्चे के पीछे सब घरवाले पड़े हैं, मगर उसके बावजूद भी वो बच्चा है कि ठीक होके नहीं दे रहा है। खैर, रात के 12 बजे जैसे मेरी सास ने मुझे कहा था, मैं अपने देवर के कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरी सास पहले से वहां मौजूद थी, लेकिन फिर जो मंजर मैंने अपने सामने देखा, उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा छोटा देवर इस कदर बदतमीज होगा। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि वो कोई दिमागी मरीज है जो अपनी माँ से इस तरह का रवैया रखे हुए है, लेकिन उसके पीछे छुपी बड़ी वजह मुझे बाद में पता चली। मेरी सास उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थी। कहने लगी कि बेटी, जो बात अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे बड़े हौसले के साथ सुनना। इसे सुनने के लिए तुझे हौसला चाहिए और हिम्मत भी, लेकिन एक बात का मुझसे वादा करो कि तुम अपने पति को इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं बताओगी जो मैं तुम्हें मना करूंगी। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया। फिर उन्होंने जो बात मुझे बताई वो बड़ी ही अजीब थी। कहने लगी कि मेरे बेटे का कोई कारोबार या फिर रोजगार नहीं है। वो सुबह जो घर से बाहर जाता है तुम्हें दिखाने के लिए जाता है कि वो एक कारोबारी आदमी है, लेकिन असल मसला तो ये है कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं करता, यानी तुम्हारा पति बेरोजगार है। हमने जब तुम्हारी शादी की थी तो तुमसे झूठ बोल दिया था, हम भी क्या करते बेटी। अब बेटे की उम्र 30 साल हो गई थी। अब भी अगर उसकी तुमसे शादी ना करते तो वो बूढ़ा हो जाता, उसके बाद उसे कौन रिश्ता देता। तुम्हें तो पता है लोग आजकल लड़कों की भी उम्र देखते हैं। बस इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। ये नहीं देखा कि वो कमाएगा क्या और हम क्या खाएंगे। तुम्हारे लिए भी मैंने ये बात कभी दिल में नहीं लाई। मैं बस यही सोचती रही कि ऊपर वाले ने हमें जहां बहू देनी है वहीं उसके खाने पीने का बंदोबस्त भी कर लेना है, लेकिन बाज वक्त ऊपर वाले के यहाँ भी देर होती है। मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। मेरे बेटे का रोजगार नहीं लगा, उल्टा हालात खराब होने लगे। मेरा बड़ा बेटा ये समझता है कि मेरे पास रकम है और वो रकम मैं कहाँ से लाती हूँ वो ये नहीं जानता। मैंने तो इसको यही बताया है कि बेटा तुम फिलहाल अपनी नौकरी ढूंढो, पैसों के लिए परेशान मत होना। मैंने कुछ भेजा है, अभी कुछ जमा पूंजी बाकी है।
मेरा बेटा तो इसी जमा पूंजी को खर्च कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो पैसे घर में आते हैं कहाँ से आते हैं। बेटी, मैं अपना जेवर तो आज से 10 साल पहले बेच चुकी थी। जब इन लोगों की पढ़ाई का इंतजाम करना था, उनके पास फीस तक नहीं होती थी, उस वक्त मैंने अपना सारा जेवर बेच दिया था। अब मेरे पास काहे का जेवर बचा है। मैं अपने बेटे से झूठ बोलती हूँ, खुद भी शर्मिंदा होती हूँ और अपने ईश्वर के आगे भी शर्मिंदा होती हूँ। लेकिन मसला यह है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, लेकिन मेरे पास जो पैसे आते हैं वो मेरा छोटा बेटा देता है। मेरा छोटा बेटा मेरे पास पैसे ला कर रख देता है, कभी 5,000 तो कभी 10,000। अब मैं ऐसी माँ हूं कि इसे मना भी नहीं कर सकती। और अगर तुम्हारे पति यानी इसके बड़े भाई को बताया तब भी मसला ठीक नहीं है। अभी मैं और मेरी सास ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर खड़े मेरे पति की नजर उस पर पड़ी। मेरी उनसे नजर मिली तो मैं फौरन चौंक गई। आप यहाँ कैसे आए? मेरी सास को भी यही लगा कि शायद मेरे पति ने सारी बातें सुन ली होंगी, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी थी। उसी दिन मैंने अपने पति से पूछा कि आप क्या काम करते हैं। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगे। बोले कि मैं जो भी काम करूं तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम आम खाओ, पेड़ ना गिनो। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है जो तुम मेरे रोजगार पर सवाल उठा रही हो? मेरे पति का ये रवैया देखकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं कह रही। बस इतना बोलती हूँ कि आप मुझे अपने रोजगार के बारे में बता दे, ताकि मेरी जो सहेलियां मुझसे पूछती है कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो उन्हें मैं कोई सही जवाब दे सकूं। तुम खुद ही बताओ ना, मैं क्या जवाब दूं अपने सारे दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को? मेरी बात सुनकर मेरे पति ने अजीब सा जवाब दिया। कह दो कि मेरा पति बेरोजगार है, कुछ नहीं करता। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। मैं पति के रवैये पर हक्का बक्का रह गई। आप ऐसी बातें मत करें। मैंने तो आपके लिए कभी कोई बुरी बात नहीं बोली, ना ही सोची, ना दिमाग में लाई। अब अगर ऐसा कहेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। माफ करो, तुम्हारा दिल हर वक्त जुड़ता और टूटता ही रहता है। मेरे पास और भी बहुत काम है करने के लिए, सब जानती हूँ मैं। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये पैसे आपके घर में आपकी माँ के हाथ से आते हैं और आप बेरोजगार हैं। मेरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गए। अच्छा, तो क्या पैसे तुम्हारा बाप देता है? इस घर का खर्चा तो मेरी माँ ही चलाती है ना। तुम्हारा ये सवाल करना नहीं बनता। जब तक तुम्हें हर चीज मिल रही है। पति की बात सुनकर मैं चुप हो गई। इतने में मेरी सास भी कमरे में आ गई। उनके कमरे में आने से मुझे थोड़ा सा हौसला मिला। उन्होंने अपने बेटे को अच्छी खासी डांट पिलाई। बेटा, तुम बहू को क्यों डांट रहे हो? उसने तुमसे सिर्फ सवाल ही तो पूछा है। माँ, अपने से बताया नहीं क्या कि अच्छी औरतें अपने पति से सवाल नहीं करती? बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब हमें इसे हकीकत बता देनी चाहिए। और मुझे तुम्हें भी एक बहुत बड़ी हकीकत बतानी है। अगर तुम नहीं जान पाओगे तो तुम्हारा भाई इसी तरह ना सिर्फ जलील व बेइज्जत होता रहेगा, बल्कि अपने घर वालों की नफरत का भी शिकार हो जाएगा। वो सिर्फ 12 साल का है बेटा। तुम खुद सोचो, तुमसे 18 साल छोटा है। आज से 18 साल पहले तुम क्या थे? क्या तुम ये सोच भी सकते हो? नहीं ना। मेरी सास की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे भी उनके बेटे के लिए मोहब्बत महसूस हो रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया तुम सबके लिए किया। इतना कहकर मेरी सास सामने बैठ गई। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और मेरा 12 साल का देवर भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो भी रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था। मुझे उसके चेहरे पर एक अलग ही परिपक्वता नजर आई। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो 12 साल का है। लगता था कि वो 40 साल का बूढ़ा और 40 साल का जिम्मेदार इंसान है, जिसने इस घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। वो अपनी माँ के कदमों में बैठ गया, ऐसे जैसे कोई टूटा हुआ इंसान किसी छांव के तले आ बैठता है। बेटा, तुमने अपने छोटे भाई को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने तुम्हारी पत्नी के कपड़े बाहर दिखाकर लोगों से भीख मांगी कि मैं अपनी बहन का दहेज इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि ये उसने बहुत बड़ी गलत हरकत की है। तुम्हारी पत्नी के कपड़े इस तरह उसे उठाने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये एक बच्चा है, इसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। इसे बस हमारा दर्द और हमारे घर की गुर्बत नजर आती है। वो नहीं देखता कि क्या ठीक है क्या गलत है। और रही बात मेरे बच्चे की, इसने गलत हरकत की तो बेटा, जो पैसे खाते हो ना, वो भी इसी तरह भीख मांग कर लाए होते हैं। तुम्हारा छोटा भाई घर से बाहर जाकर पैसे मांगता है लोगों से और इसी तरह पैसे जमा कर करके घर लाता है। मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं कि घर में पैसे कहाँ से आते हैं। लेकिन बेटा, अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो कि घर का सारा खर्चा तुम्हारा छोटा भाई चलाता है और इस सारे काम में उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती है ये तुम सोच भी नहीं सकते। अपनी सास की बात सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए, जबकि मैं हक्का बक्का रह गई। सोच नहीं सकती थी कि मेरा छोटा देवर है जिसे मैं एक बच्चा समझती थी,
वो बच्चा नहीं बल्कि उसकी समझदारी तो 30 से 40 साल के व्यक्ति जैसी थी। मैं हैरान हूं अपने देवर पर जिसने इतनी कम उम्र में हमारे लिए ऐसा सोचा, वरना तो लोग 50 के लपेटे में आ जाते हैं, लेकिन उनमें जिम्मेदारी का एहसास कभी नहीं जागता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।